नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में 156% तक बढ़ी 18-19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या। महिलाएं आगे। झारखंड में 18-19 वर्ष के 156% मतदाता बढ़ गए हैं। इन मतदाताओं की संख्या 1,69,018 से बढ़कर 4,33,774 हो गई है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में कुल 5,40,360 नए मतदाता बने हैं, जो पिछले साल के अनुपात में 2.75% ज्यादा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। निर्वाचन कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्य के 1,66,29,226 मतदाताओं के कार्ड को आधार संख्या से लिंक किया गया है, जबकि 79,615 मतदाताओं का आधार नंबर अब तक नहीं मिला है। मतदाताओं से इसे प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है। चिरू कांड में पूर्व विधायक निर्मला देवी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने दी जमानत। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मला देवी को गुरुवार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने निर्मला देवी को जमानत प्रदान कर दी। निर्मला देवी को चिरू गोलीकांड में दोषी करार देते हुए निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ निर्मला देवी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, साथ ही जमानत देने का आग्रह किया था। गुरुवार को अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ जाएगी। बता दें कि बाड़काघाट के चिरू के खनन क्षेत्र में एनटीपीसी को जमीन दी गई थी। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू व तत्कालीन विधायक निर्मला देवी अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। 15 सितंबर 2016 को निर्मला देवी समर्थकों के साथ कफन सत्याग्रह पर बैठ गई। यह सत्याग्रह 15 से 30 सितंबर तक जारी रहा। 1 अक्टूबर की सुबह 6 बजे एसपी कुलदीप कुमार, सीओ शैलेश कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी व जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। सत्याग्रह कर रहे लोगों को विरोध समाप्त करने की अपील की। नहीं मानने पर पुलिस बल ने विधायक निर्मला देवी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर विधायक को छुड़ा लिया था। तीर्थ स्थल रहेगा श्री समेत शिखर। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। सीएम हेमंत सोरेन ने भी लिखा था पत्र। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड का श्री समेत शिखर जी तीर्थ स्थली रहेगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर पारसनाथ पर्वत क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने संबंधी 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस तीर्थ क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक कार्यालय ज्ञापन भेजा है। आदेश के मुताबिक इस स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यहाँ होटल, ट्रैकिंग और मांसाहार पर भी रोक रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि श्री समेत शिखर जी पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल है। मंत्रालय जैन समुदाय के साथ साथ पूरे देश के लिए इसकी महत्ता को स्वीकार करता है। केंद्र ने झारखंड सरकार को 2019 की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगाने और राज्य को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। केंद्र ने राज्य सरकार को इस पर्वत की रक्षा का निर्देश देते हुए यहाँ शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थों का बिक्री व उपभोग तथा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पर पाबंदी सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत सभी संभव उपाय करने को कहा है। पंकज मिश्रा से निर्देश लेते थे साहेबगंज डीएमओ। पूजा सिंघल के सीए को पहुंचाया कैसे, हुआ खुलासा। बता दें कि साहेबगंज में 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन के मामले में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के न्यायिक हिरासत में रहते हुए वहां के डीएमओ विभूति कुमार ने मुलाकात की थी। यह मुलाकात अक्टूबर 2022 में बिना इजाजत के हुई थी। ईडी ने रिम्स के सीसीटीवी फुटेज की जाँच में दोनों को मिलने की तस्वीरें पाई है। ईडी ये विभूति से पूछताछ कर सकती है। विभूति पर आरोप है कि अवैध खनन से मिली राशि ऊपर तक पहुँचाई जाती थी। उसने कई बार निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन कुमार को कैश पहुँचाया है। इससे संबंधित तथ्य भी मिले थे। विभूति ने पूछताछ में लेनदेन के बाद स्वीकार की थी। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में विभूति कुमार को ईडी ने आरोपी नहीं बनाया है। अमित शाह आज रांची में कल चाईबासा से करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद, जाने उनका पूरा कार्यक्रम। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 जनवरी को शाम 6 बजे रांची पहुंचेंगे। इसके बाद 7 जनवरी को चाईबासा से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज करेंगे। इससे पहले चाईबासा लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस कमेटी में पार्टी के स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया है। इसके बाद श्री शाह टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान में चुनाव की तैयारियों में लगे पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री शाह के कार्यक्रम को लेकर भाजपा की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। 6 जनवरी को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत पार्टी के कई नेता श्री शाह को स्वागत करेंगे। श्री शाह रात में रांची स्थित होटल रेडिसन ब्लू में विश्राम करने के बाद 7 जनवरी को चाईबासा जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के पदाधिकारी 5 दिनों से चाईबासा में कैंप कर रहे हैं। श्री शाह के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। हर मंडल में बैठक की गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि श्री शाह के कार्यक्रम को लेकर इस बार आदिवासी समाज में उत्साह दिख रहा है।
शिकारी गाड़ी से हंटर नवाब ने शुरू किया ऑपरेशन, रामकांडा के जंगल में दिखा तेंदुआ। बता दें कि आदमखोर तेंदुआ की तलाश के लिए गुरुवार की रात से झारखंड के गढ़वा जिला में स्थित रामकांडा और भंडरिया के जंगलों में शूटर नवाब सपत अली खान टीम के साथ शिकारी गाड़ी को लेकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अभियान पर निकली टीम को रामकांडा के जरही मोड़ के समीप स्पेशल सर्च लाइट में तेंदुआ दिखा। टीम को शिकारी गाड़ी के करीब 100 मीटर दूर पर ही गाड़ी की लाइट से घबराकर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। तेंदुए के देखा जाने के बाद उसे कैद किए जाने की संभावना बढ़ गई है। यद्यपि उसके जंगल में चले जाने के बाद टीम उसे कैद करने की रणनीति बनाने के लिए रात को गढ़वा जिला के भंडरिया व वन विश्रामागार लौट गए। हंटर नवाब का कहना है कि तेंदुआ का पसंदीदा भोजन सुअर का मांस है, इसलिए तेंदुआ को पिंजरे में फंसने की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। इस दौरान नवाब सपत अली खान ने अपनी टीम के साथ सुकवार गांव पहुंचकर उस जगह का मुआयना लिया जहां बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया था। ग्रामीणों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ली। राजनीति छोड़ दूंगा पर जेएमएम में नहीं जाऊंगा, यूटर्न ले घर वापसी को तैयार बीजेपी के बड़े नेता। हेमंत सोरेन से बंद कमरे में बात। बता दें कि वरीय भाजपा विधायक हेमलाल मुर्मू गुरुवार को पटना के धर्मपुर स्थित आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बताया जाता है कि दोनों के बीच काफी देर तक बंद कमरे में गुफ्तगू हुई। सूत्रों ने बताया कि 7 साल बाद हेमलाल मुर्मू की झामुमो में वापसी हो सकती है। इस मसले पर दोनों नेताओं में सकारात्मक बातचीत हुई। दरअसल कभी आम राजनीति में सक्रिय रहे हेमलाल मुर्मू की पहचान 2014 तक झामुमो के कदावर नेता के रूप में रही है। वे बरहेड़ विधानसभा सीट से पहली बार 1990 में झामुमो के टिकट पर चुनाव जीते थे। इधर भाजपा में शामिल होने के बाद हेमलाल ने राजमहल लोकसभा सीट से 2014 व 2019 में दोनों बार बीजेपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। हालांकि सीधी टक्कर में वे दोनों बार चुनाव हार गए। वैसे दोनों चुनाव में राजमहल सीट पर बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। वैसे सियासी गैलरी में चर्चा है कि हेमलाल मुर्मू झामुमो की ओर से बोरियो विधानसभा सीट पर अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौजूदा विधायक लोबिन हेम्ब्रम की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। बीते तकरीबन 1 साल से लोबिन हेम्ब्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं। मांझी की पार्टी के प्रवक्ता ने रची थी झारखंड की सुषमा की हत्या की साजिश। यह है पूरा मामला। सुषमा बड़ाई गोलीकांड में पुलिस का कहना है कि इसके प्लानिंग में प्राथमिकी अभियुक्त के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। जांच में पता चला कि शूटरों के लिए पैसा हम प्रवक्ता ने दिया था। पुलिस को पता चला कि प्राथमिकी अभियुक्त और दानिश रिजवान के बीच अच्छे संबंध थे। प्लानिंग के बाद दानिश से पैसे लेने के लिए पूर्व बॉडीगार्ड नादिर ही गया था। नादिर उससे पैसे लेने के लिए शूटरों को दिया। शूटर रांची के एक होटल में ठहरे। इसके बाद सुषमा की रेकी कर 13 दिसंबर को कोर्ट जाते समय शूटरों ने सुषमा को गोली मारकर घायल किया। सुषमा के भाई सिकंदर के बयान पर पूर्व आईजी पीएस नटराजन, दानिश रिजवान, नादिर, नीरज सिन्हा, अजय कश्यप आने पर केस दर्ज हुआ था। उसने कहा कि संदेह है कि सुषमा पर हमले में प्राथमिकी अभियुक्तों की साजिश है। इसमें पीएस नटराजन की भी भूमिका है। इन सभी पर बहन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसे अंदेशा है कि इसी वजह से इन लोगों द्वारा उनकी बहन पर जान मारने की नियत से हमला करवाया गया। आलिशान बंगला, करोड़ों का बैंक बैलेंस, बीजेपी नेता के बॉडीगार्ड की करप्शन की कथा। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और धनबाद के पूर्व सांसद प्रो रीता वर्मा के बॉडीगार्ड ने भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति खड़ी कर ली। धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने अंगरक्षक ललेश्वर सिंह की आय से अधिक संपत्ति को उजागर करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि धनबाद रेल जिला में एएसआई रहते हुए पिछले साल वह सेवानिवृत्त हो गया। एसीबी के प्राथमिकी के अनुसार ललेश्वर ने आय से करीब 1.25 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति अर्जित की है। 2016 से एसीबी ललेश्वर सिंह की संपत्ति की जाँच में जुटी हुई थी। 10 सितम्बर 2020 को एसीबी धनबाद के तत्कालीन एसपी ने 191 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी थी। धनबाद में हीरापुर कोल बोर्ड कॉलोनी में उसका आलिशान आवास है। वह बिहार का पूर्वी चंपारण का मूल निवासी है। एसीबी ने धनबाद से लेकर पूर्वी चंपारण तक उसकी संपत्ति खंगाली। जांच अवधि में ललेश्वर सिंह के पास एसीबी ने करीब 1,44,48,000 रुपए की संपत्ति उजागर की। अनुमान के मुताबिक इस अवधि में ललेश्वर ने 18,78,757 रुपए खर्च किए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।